हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 31 जनवरी 2024 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहली जो न्यूज़ ली गई है कि सभी निलंबित सांसद होंगे बहाल, बजट सत्र आज से। देखिए, लगभग 146 सांसदों को इसमें निलंबित किया गया था। जो सत्र चल रहा था शीतकालीन सत्र, उस दौरान हंगामे की वजह से इन सांसदों को निलंबित किया गया था, जिसमें 100 लोकसभा के थे और जो 46 सांसद थे वो राज्यसभा के थे। इनको हंगामे की वजह से निलंबित किया गया था, लेकिन इसमें से कुछ का निलंबन सिर्फ और सिर्फ शीतकालीन सत्र के लिए था। लेकिन 14 जो सांसद थे उनको कार्यवाही के लिए आगे संसदीय समिति के पास उनका प्रस्ताव भेज दिया गया था कि उन पर दंडात्मक कार्रवाई की जाए। लेकिन अब उन्हें भी इसलिए माफ कर दिया गया है क्योंकि जो बजट सत्र है उसमें राष्ट्रपति का संबोधन होगा और उसमें सभी जो सांसद हैं उनका होना अनिवार्य होता है और होना भी चाहिए। इस वजह से सभी जितने निलंबित सांसद थे उनको बहाल कर दिया गया है और वो बजट सत्र में अब हिस्सा ले पाएंगे। बजट सत्र जो इस बार हो रहा है वो अंतरिम बजट होगा, क्योंकि जिस वर्ष चुनाव होने वाले होते हैं तो उससे पहले अंतरिम बजट पेश किया जाता है, यानी कि पूर्ण बजट नहीं होता है। चुनाव के बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। इसके साथ आप ये भी जान लीजिए कि संसद के 3 सत्र होते हैं। पहला होता है मानसून सत्र जो जुलाई और सितंबर में आयोजित किया जाता है। दूसरा होता है शीतकालीन सत्र नवंबर और दिसंबर में आयोजित किया जाता है। और तीसरा होता है बजट सत्र जनवरी लास्ट में और जनवरी लास्ट से अप्रैल स्टार्टिंग तक चलता है। सबसे जो बड़ा सत्र होता है, लंबा सत्र होता है, वो बजट सत्र होता है, क्योंकि सबसे पहले इसमें पिछले साल का लेखा जोखा दिया जाता है। सबसे पहले तो राष्ट्रपति का भाषण होता है, फिर लेखा जोखा दिया जाता है, उसके बाद बजट पेश किया जाता है, उसके बाद उस पर आपत्तियां मांगी जाती हैं, सांसदों से भी प्रश्नकाल उसमें सुझाव मांगे जाते हैं, उसके बाद बजट बहस होकर वो पारित कर दिया जाता है। तो इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 2 से 2.5 महीने का वक्त लग जाता है। तो 3 सत्र होते हैं संसद के, मानसून, शीतकालीन और बजट सत्र, ये आपको पता होना चाहिए। और इस बार जो बजट पेश किया जा रहा है उसमें खास तौर पर महिलाओं का फोकस किया जाएगा, उनकी स्थिति को, आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत किया जाए, इस न्यूज़ को हम आगे डिस्कस करेंगे। भाजपा नेता की हत्या में 15 पीएफआई सदस्यों को मृत्युदंड दिया गया है। देखिए, भाजपा नेता रंजीत श्रीनिवासन के हत्यारों और प्रतिबंधित जो इस्लामिक संगठन है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी कि पीएफआई के 15 सदस्यों को केरल की एक अदालत ने मंगलवार को मौत की सजा दे दी है। 19 दिसंबर 2021 को रात में केरल के भाजपा ओबीसी मोर्चा के तत्कालीन प्रदेश सचिव श्रीनिवासन उनको उनके घर पर ही धारदार हथियारों से हत्या कर दी गई थी और ये उसमें सभी आरोपित पहचान किए गए थे, जिसमें अब इन्हें मौत की सजा दी गई है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि लुका छिपी के बाद रांची पहुंचे हेमंत सोरेन, आज होगी पूछताछ। इससे पहले 20 जनवरी को भी रांची में ही इनसे पूछताछ हुई थी, क्योंकि 10 सम्मन भेजे जा चुके थे हेमंत सोरेन को और ये ईडी के सामने पेश नहीं हो रहे थे। तब ईडी ने इनसे पूछा कि आप ही समय स्थान बता दीजिए, हम आकर आपसे पूछताछ कर लेंगे। तब इन्होंने रांची में आने का समय दिया था। 20 जनवरी को ईडी अधिकारियों ने रांची में इनके आवास पर जाकर, निजी आवास पर जाकर इनसे पूछताछ की थी। उसके बाद फिर से इन्हें बुलाया गया था, आई थिंक 27 या 28 जनवरी को बुलाया गया था, लेकिन तब भी ये हाजिर नहीं हुए थे। और जब इनसे मिलने के लिए ईडी के अधिकारी जब दिल्ली स्थित इनके आवास पर गए, झारखंड का जो आवास होता है सरकारी आवास, उस पर गए तो ये नहीं मिले। इनके ड्राइवर से पूछा तो उनको जानकारी नहीं थी, इनके सचिव से पूछा तो उनको भी जानकारी नहीं थी। तो ड्राइवर को लेकर इनकी पड़ताल की जाती रही, इनको ढूंढा जाता रहा, ये नहीं मिले। फिर पता चला कि ये दिल्ली से बाय रोड गढ़वा होते हुए रांची पहुंच गए हैं। अब इन्होंने आज का यानी कि 31 जनवरी 2024 का समय दिया है कि इनसे पूछताछ के लिए ईडी अधिकारी वहां पर जा सकते हैं। कयास ये लगाए जा रहे हैं कि संभवतः इन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है, और अगर इन्हें गिरफ्तार किया जाता है तो इनकी वाइफ कल्पना सोरेन, जो आपको पिक में दिखाई भी दे रही होंगी, ये हैं कल्पना सोरेन, जिन्हें मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। ये पूरा मामला रांची में एक जमीन घोटाले से संबंधित है, जो पहले
किसानों से खरीदी गई किसी सरकारी काम के लिए, और बाद में इन ज़मीनों को हेमंत सोरेन ने अपने नाम पर ट्रांसफ़र करवा लिया था। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि नक्सलियों से मुठभेड़ 3 जवान शहीद। तो ये छत्तीसगढ़ में सुकमा व बीजापुर के सीमावर्ती क्षेत्र टेकड़गुड़ेम गांव में सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मंगलवार को हुई मुठभेड़ में 3 जवान शहीद हो गए और 14 घायल हो गए हैं। मुठभेड़ में कुछ नक्सलियों के भी मारे जाने की बात कही जा रही है। सुरक्षा बलों ने इस इलाके में मंगलवार को ही एक नया कैंप लगाया था और कैंप स्थापना के बाद जोनागुड़ा और अलीगुड़ा क्षेत्र में तलाशी अभियान चल रहा था। सीआरपीएफ की कोबरा विंग, स्थानीय पुलिस और डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के जवानों पर नक्सलियों ने फायरिंग की। 4 घंटे तक चली मुठभेड़ में नक्सलियों ने बैरल ग्रेनेड लॉन्चर से भी हमला किया। तो इसमें 3 जवान जो शहीद हुए हैं उसमें जो आरक्षक हैं देवन सिंह, पवन कुमार और लामधर सिन्हा, ये 3 लोग शहीद हुए हैं। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं कि अंतरिम बजट में नारी शक्ति की हो सकती है जयकार। 96 करोड़ कुल मतदाता हैं देश में, जिसमें 47 करोड़ तो महिलाएं हैं। हाल ही में चुनावों में मतदान के प्रति रुझान भी महिलाओं का बढ़ा है। कई राज्यों के चुनावों में वोटिंग में महिला रही हैं आगे। तो ये चुनाव से पहले देश की आधी आबादी को साधने की सरकार की जो तैयारी है, शिक्षा, स्वास्थ्य और उन्हें सशक्त बनाने से संबंधित कुछ अहम घोषणाएं की जा सकती हैं। देश की नारी शक्ति को लगातार बढ़ाने में जुटी मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के आखिरी बजट में नारी शक्ति के लिए कुछ बड़े ऐलान कर सकती है। सरकार ने इसे लेकर सभी मंत्रालयों के साथ मंत्रणा की है। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है उसके तहत महिलाओं के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य व उन्हें सशक्त बनाने से संबंधित कुछ अहम घोषणाएं की जाने वाली हैं। यह अहम इसलिए भी है क्योंकि मोदी सरकार का ध्यान पिछले कुछ समय से महिलाओं को आगे बढ़ाने पर केंद्रित है। इसको लेकर सरकार ने कई अहम कदम भी उठाए हैं। नए संसद भवन की पहली बैठक में महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण देने का कानून पारित कर इस दिशा में एक बड़ा आगाज किया गया था। इतना ही नहीं, गणतंत्र दिवस पर कर्तव्य पथ पर जो निकाली गई भव्य परेड थी उसमें भी महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई गई थी। तो इस वर्ष जो बजट है उसमें महिलाओं पर ज़्यादा फोकस किया जा सकता है। देखिए, फिर से तनातनी चीन की भारत के साथ बढ़ी है, लेकिन इस बार कारण भारतीय सेना नहीं, लद्दाख के कुछ लोग हैं और मवेशी चराने से रोकने पर लद्दाखियों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ दिया। ईंट और जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनसे चीनी सैनिकों पर हमला किया गया और चीनी सैनिकों को पत्थर फेंक कर भगाया। भारत माता की जय के नारे भी लगाए गए हैं। और पूर्वी लद्दाख में LAC पर चेहरा गांव में 2 जनवरी की घटना है। पार्षद ने वीडियो इस पर प्रसारित किया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा के करीब एक बार फिर तनाव की स्थिति हो गई है, लेकिन इस बार चीनी सैनिकों की वजह से ये तनाव नहीं हुआ है। लद्दाख में चरवाहों की वजह से चीनी सेना को विरोध का सामना करना पड़ा है। हुआ यूं क्योंकि अपने गाँव चेहरा में मवेशियों को चरा रहे थे और लद्दाखिए, तो चीनी सैनिकों ने उन्हें रोका। अब इस पर लद्दाख के जो लोग थे वो भिड़ गए उनसे और भारत माता की जय के नारे लगाकर उन पर हमला कर दिया। पहले तो लद्दाख के जो लोग थे, उन्होंने चेहरा गांव के लोग थे, उन्होंने चीनी सैनिकों को रोकने की कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं रुके तब उन पर पत्थरों से हमला किया गया। इस घटना का दावा करते हुए चुशूल के स्थानीय पार्षद कौचुंग स्टैनिच ने मंगलवार को एक वीडियो प्रसारित किया और पार्षद ने कहा कि यह घटना 2 जनवरी को पेट्रोलिंग पॉइंट 35 और 36 के पास की है। इससे पहले 2019 में भी चीनी सैनिकों ने चरवाहों को रोकने की कोशिश की थी। भारतीय सेना ने तब वहां पर अपने क्षेत्र में तंबू गाड़ दिए थे। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। कोहरे से निजात नहीं, आज चलेगी तेज हवाएं और बारिश भी होगी। आपके इलाके में कैसा है मौसम, जरूर बताइएगा। जियो टैगिंग से खास सफलता नहीं, बढ़ाई गई समय सीमा। देखिए, दिल्ली नगर निगम की संपत्तियों की जियो टैगिंग करने की जो पहल चल रही है उसमें कोई खास सफलता नहीं मिल रही है। अभी तक सिर्फ 1 लाख लोगों ने ही जियो टैगिंग
करवाई है और इतनी कम संख्या में जियो टैगिंग होने की वजह से जो इसकी लास्ट डेट थी 31 जनवरी उसको 29 फरवरी तक बढ़ा दिया गया है। जो दिल्ली नगर निगम ने दिसंबर के पहले सप्ताह में सार्वजनिक सूचना जारी कर जियो टैगिंग को अनिवार्य करने की घोषणा की थी। इसके तहत सभी रिहायशी और व्यावसायिक संपत्तियों की 31 जनवरी 2024 तक जियो टैगिंग करानी थी। निगम ने कहा कि जियो टैगिंग कराने वाली संपत्तियों को ही वित्त वर्ष 2024-25 में अग्रिम कर जमा करने पर मिलने वाली 10% छूट दी जाएगी। जियो टैगिंग को लेकर निगम जागरूकता अभियान भी चला रहा था, साथ ही क्षेत्रीय स्तर पर कार्य भी किए जा रहे थे, लेकिन निगम कर्मियों के सामने भी ये समस्या आ रही है क्योंकि कईयों के पास तो स्मार्टफोन भी नहीं है, इसलिए ये जो जियो टैगिंग लेने में लोगों को भी समस्याएं आ रही हैं, इसलिए डेट बढ़ा दी गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। दिल्ली को जल्द मिलेगा 5वां ओल्ड एज होम। दिल्ली में बेसहारा बुजुर्गों को जल्द ही बेहतर सुविधाओं से लैस 5वां ओल्ड एज होम मिल जाएगा। पश्चिमी बिहार में इसका निर्माण लगभग पूरा कर लिया गया है। इसे सावित्री बाई फुले सीनियर सिटीजन होम नाम दिया गया है। यह 96 बुजुर्गों के रहने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। इसके लिए औपचारिक रूप से संचालन के लिए सीएम अरविंद केजरीवाल ने मंजूरी दी है और फाइल एलजी के पास भेज दी गई है। बता दें कि दिल्ली में अभी 4 ओल्ड एज होम संचालित हो रहे हैं, जिनमें 505 बेसहारा बुजुर्गों के रहने की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। प्रधानमंत्री ई बसों के लिए चार्जिंग ढांचे को मंजूरी मिल गई है और जो प्रधानमंत्री ई बसों के लिए शहरी कार्य मंत्रालय ने बिहाइंड द मीटर इंफ्रास्ट्रक्चर यानी इस योजना के तहत चलने वाली बसों की चार्जिंग का मसला सुलझा लिया है। इस योजना के लिए बनी आकलन समिति ने अपनी 5वीं बैठक में 4 राज्यों गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार में 19 जिलों में प्रस्तावित जो चार्जिंग स्टेशन लगाने की है उसको मंजूरी दे दी है। 10,000 बसें इसमें चलाई जाएंगी 169 शहरों में। तो इससे क्या होगा कि प्रदूषण कम होगा और पेट्रोल और डीजल के वाहनों पर निर्भरता कम होगी और यात्री जो वाहन होंगे वो ई चार्जिंग से चलेंगे, यानी कि जो इलेक्ट्रिक बसें होंगी तो प्रदूषण नहीं होगा और लोगों को सस्ती सेवाएं भी मिलेंगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि आत्मनिर्भर भारत, अलगाव नहीं, भाईचारे को बढ़ावा। राजनाथ सिंह। अमेरिकी राजदूत जो हैं गॉरसेटी ने दिया जवाब और कहा जो हमें आंखें दिखाएगा उसे नतीजे भुगतने ही होंगे। देखिए, राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं उन्होंने वैश्विक निवेशकों व खासतौर पर अमेरिका के कारोबारियों को यह आश्वासन दिया कि आत्मनिर्भर जो भारत है वो अपनी नीति के जरिए ही आगे बढ़ रहा है, जो दुनिया से अलग होकर नहीं, दुनिया को साथ लेकर चलने की भावना रखता है। रक्षा मंत्री ने मंगलवार को जो इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के एक कार्यक्रम में ये बात बोली है। रक्षा मंत्री से पहले कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेरिका के जो राजदूत हैं एरिक गॉरसिटी ने कहा कि भारत सरकार की मौजूदा कराधान संबंधी नीतियों के साथ ही आत्मनिर्भर भारत पर टिप्पणी की और कहा कि सब कुछ भारत में ही निर्माण करने को लेकर जरूरत से ज़्यादा बयानबाजी का उल्टा असर भी हो सकता है, यानी उन्होंने भारत को टारगेट किया। उसके जवाब में रक्षा मंत्री ने कहा कि मैं भारत की आत्मनिर्भरता को लेकर एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारे आत्मनिर्भर भारत अभियान का उद्देश्य निरंकुशता नहीं है। हमारा उद्देश्य यह बिल्कुल भी नहीं है कि हम वैश्विक व्यवस्था से ही कट जाएं। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि हम मजबूत हो सकें और मजबूत विश्व का निर्माण कर सकें। निर्यात अगर हम ज़्यादा करेंगे और आयात कम करेंगे तो उसका लाभ हमें मिलेगा ना, तो हम अपना लाभ तो सोचेंगे ही सोचेंगे। और अमेरिका के जो राजदूत हैं गॉरसिटी ने कहा कि भारत में कॉर्पोरेट टैक्स से जुड़े नियम काफ़ी अस्पष्ट हैं और उन्होंने अमेरिकी कंपनियों के निवेश में जो दिक्कतें आती हैं उसका मसला भी उन्होंने यहाँ पर उठाया है। उसमें राजनाथ सिंह ने कहा कि कुछ जो अस्पष्टता है वो मानी जा सकती है, लेकिन उसको दूर करने का प्रयास किया जा रहा है ताकि जो आयात है और जो दूसरे देशों से निर्यात होता है उसको सुगम बनाया जा सके। अमेरिका ने H1B वीज़ा रिन्यू करने को शुरू किया अभियान।
लगभग 2 दशक बाद अमेरिका अपने यहाँ के विदेशी कामगारों को बड़ी सहूलियत देने जा रहा है। भारतीय नागरिकों समेत अमेरिका में काम करने वाले कर्मचारी बिना देश छोड़े ही H-1B वीजा रिन्यू कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया के तहत 29 जनवरी से अगले 5 सप्ताह तक यानी 20,000 आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और अमेरिका इस पहल से बड़ी संख्या में भारतीयों को लाभ मिलेगा। अमेरिका के विदेश विभाग ने जून 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा के दौरान ही भारतीयों समेत जो जितने भी और देश के लोग रहते हैं उनको ये सुविधा देने की पहल शुरू की थी और अब इसे मूर्त रूप दे दिया गया है। उड़ीसा को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पहला पुरस्कार प्रदान किया गया है। जो ये वाली झांकी आप देख रहे हैं इसी को पहला पुरस्कार मिला है। धोरडो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करने वाली गुजरात की झांकी को लोगों की पसंद की श्रेणी में प्रथम स्थान मिला है। लोगों की श्रेणी में मंत्रालयों और विभागों द्वारा प्रदर्शित झांकियों में संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। जो मंत्रालय थे जिन्होंने पेश की थी या विभाग, उनमें जो प्रदर्शित की संस्कृति मंत्रालय की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है। इसमें गणतंत्र दिवस में उड़ीसा के समृद्ध हस्तशिल्प और हथकरघा क्षेत्र को प्रदर्शित करने वाली रंग बिरंगी झांकी को विभिन्न राज्यों की श्रेणी में प्रदर्शित करने वाली झांकियों में प्रथम पुरस्कार मिला है। धोरडो पर्यटन गांव को प्रदर्शित करने वाली गुजरात की झांकी को लोगों की पसंद की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार दिया गया है। दिल्ली छावनी में आयोजित एक समारोह में उन्हें पुरस्कार प्रदान किया गया। अधिकारियों के अनुसार परंपरागत परेड के दौरान विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को प्रदर्शित की गई थी झांकियां और इस बार जो 26 जनवरी की थीम थी वो थी भारत लोकतंत्र की जननी। ये जरूर याद रखिएगा। और जो शॉर्ट्स के माध्यम से मैं आपको करंट अफेयर्स या फिर कुछ क्वेश्चन प्रदर्शित करता हूं उसमें भी मैंने ये क्वेश्चन पूछा था कि इस वर्ष भारत की थीम क्या है। तो भारत की 26 जनवरी की थीम क्या है? भारत लोकतंत्र की जननी। ये जरूर याद रखिएगा। तो इस वर्ष सिर्फ पहला पुरस्कार महत्वपूर्ण होता है कि पहला पुरस्कार किसको मिला है, तो वो आप याद रखिएगा। और दूसरा पुरस्कार भी जान लीजिए, उत्तर प्रदेश को मिला है और आंध्र प्रदेश को तीसरा पुरस्कार झांकी में मिला है। नेक्स्ट न्यूज़ है कि चीन से डरने की जरूरत नहीं, प्रतिस्पर्धी खेल है वैश्विक राजनीति। हर पड़ोस में समस्याएं हैं लेकिन पड़ोसियों को एक दूसरे की जरूरत भी होती है। ये स्टेटमेंट दिया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री ने कहा कि मालदीव जैसे पड़ोसी देश में चीन अपना प्रभाव बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन नई दिल्ली को चीन की ऐसी प्रतिस्पर्धी राजनीति से डरने की जरूरत नहीं है। वैश्विक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का खेल है। क्षेत्र में बढ़ते चीनी प्रभाव को लेकर प्रतिस्पर्धा है, लेकिन इसे भारतीयों की कूटनीति की विफलता कहना ठीक नहीं होगा। मुंबई में मंगलवार को भारतीय प्रबंधन संस्था यानी कि IIM के छात्रों के साथ बातचीत के दौरान जयशंकर ने मालदीव के साथ तनावपूर्ण संबंधों के बारे में पूछे जाने पर कहा कि हर पड़ोस में समस्याएं हैं लेकिन अंततः पड़ोसियों को एक दूसरे की जरूरत होती है। उन्होंने आगे बोला कि मुझे लगता है कि वैश्विक राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का खेल है। आप सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, अब मैं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करूंगा। आज हमें प्रतिस्पर्धा से नहीं डरना चाहिए, हमें प्रतिस्पर्धा का स्वागत करना चाहिए और कहना चाहिए कि मुझ में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता है। वाकई में उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली है कि कभी भी अपने को कमतर आंकना घातक हो सकता है। आप जितने हैं उतने आप मजबूत स्थिति में रहिए। आप अपने आप को अगर कम समझेंगे तो जाहिर सी बात है कि आने वाली समस्याओं से आप अपने आप को पीछे ढकेल लेंगे, यानी कि आप पीछे होते चले जाएंगे। जब मजबूती से खड़े रहेंगे, समस्या का सामना करेंगे तो आप उसको फेस कर पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, लाइफ हो या निजी जीवन हो, आप किसी भी समस्या से डरने से अच्छा है कि उसको फेस करिए। फेस करेंगे तो आपको अनुभव भी मिलेगा और अगर भविष्य में फिर से ऐसी कोई समस्या आती है तो आपके पास तजुर्बा होगा कि उसे हम कैसे डील करें। और इन्होंने इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष की समाप्ति के लिए भी द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन किया है। तो ये जयशंकर ने कहा कि भारत दशकों पुराने इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान का समर्थन करता है। इजराइल के साथ ही फिलिस्तीन देश बनना चाहिए। पश्चिम एशिया में संघर्ष को समग्रता में देखा जाना चाहिए। उन्होंने 4 महीने पहले इजराइल पर हुए हमले को आतंकी हमला करार दिया है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि भ्रष्टाचार
के मोर्चे पर कुछ खास सुधार नहीं है। ये रिपोर्ट आई है, उसमें बताया गया है कि भ्रष्टाचार के मोर्चे पर भारत की स्थिति में कोई खासा सुधार नहीं हुआ है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में जो भारत की का जो ओवरऑल स्कोर 39 था, वो 22 में 40 था और 23 में 39 ही रहा, यानी कि सिर्फ 1% एक अंक का स्कोर कम हुआ है, यानी मामूली सुधार दिखा है। और अब 2023 में भारत इस रैंकिंग में, भ्रष्टाचार देशों की रैंकिंग में 93वें स्थान पर है, जो एक अच्छी स्थिति नहीं दर्शाता है। यह सूचकांक सार्वजनिक क्षेत्र में भ्रष्टाचार की धारणा के आधार पर 180 देशों को इसमें शामिल किया गया था, जिसमें 0 से 100 के पैमाने पर रैंकिंग करता है। यहाँ 0 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार है और 100 का मतलब है कि छवि साफ है। तो यानी कि जो 50 से नीचे हैं उन्हें तो भ्रष्टाचारी देशों की सूची में रखा ही जाएगा, और भारत जिनके स्कोर 50 से कम है, तो भारत का तो 39 है, तो कोई स्थिति ज़्यादा नहीं सुधरी है। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ों को काटने से बचाना राज्य का दायित्व है, और सुप्रीम कोर्ट ने ये स्टेटमेंट दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ों को काटने से बचाना राज्य सरकार का दायित्व है। साथ ही केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति को कहा कि वह ताज ट्रेपेजोइडल जोन यानी कि TTZ में सड़क परियोजना के लिए 3874 पेड़ों को काटने का वैकल्पिक समाधान खोजे। ताज ट्रेपेजियम जोन 10,400 वर्ग किलोमीटर का है और यह उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस व एटा जिलों और राजस्थान के भरतपुर जिले तक फैला हुआ है। शीर्ष अदालत ताजमहल एवं इसके आसपास के क्षेत्रों के संरक्षण पर जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान ये बात बोली गई है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वह आगरा जैसलमेर एटा रोड के प्रस्तावित मार्ग का स्केच उपलब्ध कराए, और CEC से कहा है कि वह कुछ पेड़ों को बचाने की संभावना के बारे में भी विचार करे। इसमें कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 51A के मुताबिक पेड़ों को बचाना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। शीर्ष अदालत ने मामले की सुनवाई 12 मार्च तक के लिए टाल दी है, और हो सकता है इसका कोई वैकल्पिक मार्ग निकाला जाए जिससे कि पेड़ों की कटाई ना हो पाए। ये याद रखिएगा कि जो अनुच्छेद 51A है वो नागरिकों को पेड़ बचाने के लिए बनाया गया आर्टिकल है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ है कि मेडिकल कॉलेजों में शिक्षकों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य। मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी यानी कि शिक्षकों के लिए 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने मेडिकल कॉलेजों के शिक्षकों के कॉलेज समय के दौरान प्राइवेट प्रैक्टिस करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। NMC यानी कि जो राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग है, उन्होंने इन कदमों से घोस्ट फैकल्टी की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी, जब फर्जीवाड़ा करने के लिए कागजों में शिक्षकों को दर्शाया जाता है और जबकि वो वास्तविक में उपस्थित नहीं होते हैं, वो कहीं ना कहीं निजी प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। तो इस सब को रोकने के लिए ही ये नियम लगाया गया है। फैकल्टी के लिए कम से कम 75% उपस्थिति अनिवार्य होगी, और यह भी कहा गया है कि अस्पताल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अस्पताल में पंजीकरण, बाह्य रोगी और आंतरिक रोगी क्षेत्र, ऑपरेटिंग थिएटर, ICU, रेडियोलॉजी और प्रयोगशालाएं सेवाएं और आपातकालीन विभाग भी होने चाहिए। तो ये वैसे अच्छी पहल है, इसे सभी पूरे देश में लागू कर दिया जाए और जल्द से जल्द इस पर अमल भी हो। AMU मामले को सामाजिक न्याय व बराबरी के आधार पर परखा जाए। AMU ना तो अल्पसंख्यकों ने स्थापित किया था और ना ही अल्पसंख्यकों से प्रशासित है। एक अन्य पक्षकार ने कहा कि कोर्ट पहले अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यक की परिभाषा तय करे। केंद्र सरकार ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट में अपनी बहस पूरी कर ली है। केंद्र सरकार ने कहा कि AMU ना तो अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय है और ना ही उनके द्वारा प्रशासित होता है। कोर्ट ने AMU के
जो अल्पसंख्यक दर्जे को सामाजिक न्याय और बराबरी के आधार पर परखना चाहिए, जबकि पीठ ने कहा कि संविधान का जो अनुच्छेद 30 है वो अल्पसंख्यकों को पसंद का संस्था स्थापित करने और प्रावधान की स्वतंत्रता देता है, इसका अधिकार देता है, इसलिए अल्पसंख्यक दर्जे को कड़ाई से परखने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट में प्रधान न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान पीठ आजकल AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुनवाई कर रही है। मंगलवार को केंद्र सरकार की ओर से बहस पूरा करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि कोर्ट को ध्यान देना चाहिए कि AMU का गठन 1920 के एक्ट से हुआ था। AMU ना तो अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित किया गया था और ना ही उनके द्वारा प्रशासित होता है। मेहता ने अपनी दलील के समर्थन में AMU एक्ट में समय समय पर हुए संशोधनों का जिक्र करते हुए उन संशोधनों के दौरान संसद में हुई बहस का कोर्ट में हवाला दिया। मतलब इसमें जो चल रहा है विवाद उसको जान लीजिए आप कि 1920 में एक एक्ट जो अंग्रेजों द्वारा बनाया गया था कि अगर आपको यूनिवर्सिटी का दर्जा चाहिए तो आपको किसी विशेष समुदाय के लिए यूनिवर्सिटी नहीं बनानी होगी, तो तभी आपको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। तो अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय है उसने उस पर हस्ताक्षर किए कि हम किसी विशेष समुदाय के लिए नहीं हैं, आप हमें यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए। जब यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया तो ऐसा माहौल बनाया गया कि ये मुस्लिमों के लिए ही है, क्योंकि इसमें जो स्नातक होता है, परास्नातक कोर्स कराया जाता है, उसमें 50% मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाता है और किसी को आरक्षण नहीं दिया जाता है, मुस्लिम पक्ष को आरक्षण दिया जाता है। तो इसी पर बहस चल रही है कि ये जो विश्वविद्यालय वो है किसके लिए, अल्पसंख्यकों के लिए है या अल्पसंख्यकों द्वारा शासित है। अगर शासित है तो फिर इसे यूनिवर्सिटी का दर्जा 1920 के हिसाब से मिलना नहीं चाहिए, और अगर मिला है तो फिर तो ये आरक्षण खत्म होना चाहिए। हालांकि इसको लेकर एक अलग से वीडियो बना दिया जाएगा जिसमें पूरी डिटेल आपको समझा दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं, और ये सब पॉलिटिकल न्यूज़ हैं। आप देख रहे हैं कि जो चंडीगढ़ में चुनाव हुए थे उसमें भाजपा जीत गई है, कांग्रेस और आप गठबंधन हार गया है। और जो सपा है उसने 16 लोकसभा उम्मीदवारों की जो सूची है जारी कर दी है, जिसमें डिम्पल यादव हैं, वो मैनपुरी से चुनाव लड़ेंगी। हमें नीतीश की आवश्यकता नहीं, ये राहुल गांधी ने बोला है। तो इस पेज को हम स्किप करते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ है कि राजस्थान की शिक्षण संस्थाओं में हिजाब पहनने पर रोक लगा दी गई है। प्रतिबंध को लेकर अन्य राज्यों की स्थिति के बारे में शिक्षा मंत्री ने मांगी है रिपोर्ट, और कृषि मंत्री ने ड्रेस कोड को अनिवार्य बताते हुए उठाई है रोक की मांग, और कहा ऐसे तो थानेदार भी कुर्ता पैजामा व टोपी पहनकर आएगा। देखिए राजस्थान में स्कूलों और मदरसों में हिजाब पर प्रतिबंध लगाने को लेकर विचार किया जा रहा है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। उन्होंने कहा कि स्कूलों में सभी छात्र छात्राओं को तय ड्रेस पहन के आने के नियम सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। दिलावर ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दूसरे राज्यों में हिजाब पर पाबंदी को लेकर जानकारी एकत्रित करवाकर रिपोर्ट पेश की जाए। दिलावर ने इस संबंध में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी चर्चा की है। इस बीच प्रदेश के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने मंगलवार को एक बार फिर कहा कि प्रदेश के शिक्षण संस्थानों पर हिजाब पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल में पहला आर्टिकल है कि आगे की राह दिखाएगा अंतरिम बजट। इसमें 1 फरवरी को होने वाली बजट घोषणाओं से वह मंशा और दिशा अवश्य स्पष्ट होनी चाहिए कि भविष्य के लिए हम कौन सी राह पकड़ने वाले हैं। इसी पर लिखा गया है आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है दैनिक जागरण के संपादक तरुण गुप्ता द्वारा। इसमें उन्होंने बताया कि बजट से जुड़ी जो अपेक्षाओं को सामान्य तौर पर कुछ समय पहले व्यक्त किया जाता है, लेकिन यह साल अन्य वर्षों से कुछ अलग है। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ दिन पहले ही पूरा विश्व अयोध्या के राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के भव्य कार्यक्रम का साक्षी बना और उसमें अपने आप को संलिप्त रखा उन्होंने। यानी इस तरफ ध्यान ही किसी का नहीं गया कि अगर 22 को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो 1 तारीख को बजट भी पेश होना है। पहले जनवरी से ही बजट की चर्चाएं होने लगती थी। 1 फरवरी को होने वाली घोषणाओं को चाहे जो नाम दिया जाए, उनसे वह मंशा और दिशा अवश्य स्पष्ट होनी चाहिए कि भविष्य के लिए हम कौन सी राह पकड़ने वाले हैं। किसी भी सामान्य वर्ग की तरह वित्त मंत्री से बड़ी अपेक्षाएं लगी हुई हैं, चूंकि इस समय वर्ष जो है चुनाव वाला है और भारत को 2047 तक विकसित देश बनाने को लेकर चर्चा चल रही है। उसके बीच यह देखना उपयोगी होगा कि जिस मंजिल तक हमें जाना है उसका लक्ष्य और वर्तमान स्थिति में कितना अंतर है।
यदि शिक्षा और स्वास्थ्य के स्तर पर बात करें तो प्रति व्यक्ति आधार और जीडीपी के अनुपात दोनों कसौटियों पर हमारा व्यय आवश्यकता के अनुरूप बहुत कम है। कायाकल्प की दृष्टि से महत्वपूर्ण इन दोनों विषयों पर पिछले कुछ समय से केंद्र और राज्यों का कुल संसाधन आवंटन जीडीपी के 2 से 3% के दायरे में है। इस मोर्चे पर हम विश्व के शीर्ष 100 देशों की सूची से बाहर हैं। हमारी आबादी के आकार को देखते हुए प्रति व्यक्ति स्तर पर तो स्थिति और भी दयनीय है। ऐसे में कोई हैरानी नहीं होती कि हम कमजोरियों से जूझ रहे हैं। एक के बाद एक आने वाली सर्वे रिपोर्ट दर्शाती है कि पठन पाठन का स्तर कितना लचर है। निसंदेह आवंटन एवं गुणवत्ता के लिहाज से हम रातों रात विकसित देशों की बराबरी नहीं कर सकते, किंतु आवंटन में चरणबद्ध बढ़ोतरी एक अच्छी शुरुआत होगी। बजट में अगर हम बजट की बात करें तो बजट में सबसे अधिक निगाहें प्रत्यक्ष कर से जुड़े प्रस्तावों पर टिकी होती हैं और इस देखिए यहाँ बताया गया है, इस परिदृश्य में गहन मूल्यांकन की आवश्यकता है और कर को आवश्यक जो रूप में सरल और तार्किक बनाने के लिए नई प्रत्यक्ष कर संहिता काफी समय से लंबित एवं प्रतीक्षित है। लाभांश कराधान, उच्च आय वर्ग पर उचित आयकर दरें, मानक कटौती में वृद्धि और वेतनभोगी वर्ग के लिए कुछ सरकारी रियायतें भी उचित अपेक्षित हैं। वर्ष 2019 में कारपोरेट कर में कटौती को उद्योग जगत और पूंजी बाजार ने हाथों हाथ लिया है, जबकि अधिकांश एमएसएमई लिमिटेड लायबिलिटी और जो जितने भी एमएसएमई छोटे उद्योग हैं वो उचित तौर पर अब आगे बढ़ रहे हैं। जहां तक व्यापक कर प्रावधानों का प्रश्न है तो वह जुलाई में पेश होने वाले पूर्ण बजट का हिस्सा होंगे, मगर कुछ अनुकूल संकेत परिदृश्य में उत्साह का संचार करेंगे। सबसे आवश्यक तो सरलता, तार्किकता और निरंतरता के प्रभाव को बनाए रखना है, यानी कि विकास को बनाए रखना है। नेक्स्ट है कि स्याह दिखने लगा कांग्रेस का भविष्य। ये पॉलिटिकल आर्टिकल है, इसमें बताया गया है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन बिखरता जा रहा है, बिहार के मुख्यमंत्री अलग हुए उसके बाद से ये पूरा गठबंधन बिखरता नजर आ रहा है, उसी पर यह आर्टिकल लिखा गया है। और यह आर्टिकल लिखा है वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषज्ञ राजकुमार सिंह द्वारा। उन्होंने यहाँ पर बताया है कि बिहार के जो मुख्यमंत्री बने रहने के लिए नीतीश कुमार ने फिर से पाला बदल लिया है और इससे वो खाली अपनी विश्वसनीयता को ही खो रहे हैं। विश्वसनीयता पर उनके प्रश्न लगने लगा है। नीतीश ही बेहतर जानते होंगे कि 17 महीने बाद वह क्यों एनडीए में लौटे हैं। वही ऐसे नेता पर बार बार विश्वास कर लेने का कारण भी भाजपा का समझ में नहीं आता है, क्योंकि इससे पहले भी वो भाजपा को छोड़कर आरजेडी में शामिल हुए थे। तो ये भी नहीं समझ में आता कि ऐसा भाजपा ने क्यों किया कि उन पर विश्वास कर लिया। सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस की दशा नेतृत्व के मामले में अच्छी नहीं है। देश तो दूर, अपनी पार्टी में भी राहुल गांधी वैसा विश्वास अभी तक जगा नहीं पाए हैं और नेहरू गांधी परिवार किसी और कांग्रेस नेता पर आसानी से विश्वास नहीं करता है। ऐसे में नीतीश की रणनीति थी कि विपक्ष गठबंधन का सूत्रधार बनकर वह कांग्रेस का विश्वास अर्जित कर लें और 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने पर प्रधानमंत्री पद के स्वाभाविक दावेदार बन जाएं। शायद नीतीश भूल गए कि नरेंद्र मोदी की भाजपा के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस चुनाव जीतने की बिसात बिछाने में भले पिछड़ गई हो, पर राजनीतिक तिकड़मबाजी में वह कम नहीं है। इसलिए विपक्षी एकता के लिए पटना में हुई पहली बैठक तक तो कांग्रेस नीतीश के प्रति आभारी दिखी, लेकिन उसके बाद बड़ी चतुराई से उसने एक तरीके से नीतीश से किनारा करना शुरू कर दिया था। तो ये भी एक कारण था कि नीतीश इंडिया गठबंधन से थोड़ा खिन्न थे। और फिर बंगाल में तृणमूल कांग्रेस और दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी भी अकेले चुनाव लड़ रही थी, तो पंजाब का जो पंजाब में भी अकेले लड़ रही थी। इन सब के बाद यही तय हुआ, नीतीश कुमार को लगा होगा कि इसमें फिर मेरी भूमिका कितनी रह जाएगी, यानी कि हम अगर कांग्रेस से मिलकर लड़ते हैं तब तो हमारा कद छोटा हो जाएगा। यही सब कारण है कि वो एनडीए में जाकर मिल गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो अपनी छवि को खराब करते जा रहे हैं, क्योंकि बार बार दल बदलना उनकी छवि को खराब कर रहा है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं जो है बिजनेस पेज। ग्रीन एनर्जी से घटेगा पेट्रोल डीजल का आयात। देखिए, सरकार की तरफ से परंपरागत ऊर्जा की जगह हरित ऊर्जा यानी कि ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के प्रयास का नतीजा अब दिखने भी लगा है। अभी सब कुछ ठीक रहा तो 2030 तक पेट्रोल डीजल जैसे जीवाश्म ईंधन के आयात में गिरावट से 1 लाख करोड़ रुपए तक की बचत का अनुमान लगाया गया है। इसके अलावा इस अवधि तक कार्बन उत्सर्जन में सालाना 5 करोड़
टन की कमी भी आएगी। वित्त मंत्रालय की आर्थिक समीक्षा के अनुमान के मुताबिक 2030 तक देश में ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता 50 लाख टन हो जाएगी। जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी के साथ इसके आयात को घटाने के उद्देश्य से पिछले साल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन लॉन्च किया गया था और भारत अपनी जरूरत का 80% पेट्रोल और डीजल आयात करता है। अब ये ग्रीन एनर्जी क्या है और इसका उपयोग कैसे होगा, इसका लाभ क्या है, इसको लेकर एक दिन पहले ही वीडियो बनाया गया था जो चैनल पर पब्लिश है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप प्लेलिस्ट में इम्पॉर्टेंट टॉपिक 2024 सेक्शन में जाकर उस वीडियो को देख लीजिएगा। आपको ग्रीन एनर्जी के बारे में पूरी डिटेल मिल जाएगी। नेक्स्ट न्यूज़ है कि 2024 में 6.5% की मजबूत दर से बढ़ेगी आर्थिक प्रगति भारतीय अर्थव्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि कैलेंडर वर्ष 2024-25 के दौरान भारतीय आर्थिकी 6.5% की मजबूत विकास दर के साथ बढ़ेगी। IMF ने मंगलवार को जारी ताजा वैश्विक आर्थिक परिदृश्य में यह अनुमान जताया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2024 के दौरान वैश्विक विकास दर 3.1% और 2025 में 3.2% रह सकती है। चीन की विकास दर का अनुमान 0.4% बढ़कर 4.6% बताया गया है और 25 में 4.1 रहेगा। तो जाहिर सी बात है, अगर इन आंकड़ों की अगर पूरी हम बात करें तो भारत कहीं ना कहीं 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखा है। 2030 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा गया है, उसे हासिल जरूर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट न्यूज़ पर आते हैं। डिजिटल होंगे कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। अमित शाह, देखिए केंद्रीय एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री हैं ये, कि 225 करोड़ रुपए की लागत से कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंकों के साथ सहकारी समितियों के पंजीयक के लिए कंप्यूटरीकरण कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि डिजिटलीकरण से उनकी क्षमता प्रदर्शित जो क्षमता है उसको बढ़ाया जाएगा, जवाबदेही बढ़ाई जाएगी और जो भ्रष्टाचार होता है उस पर अंकुश लगाया जाएगा। अमित शाह ने कहा कि डिजिटल माध्यम से सहकारिता भी गांवों तक पहुंचने लगी है। सहकारी समिति के रजिस्ट्रार कार्यालय एवं कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के कंप्यूटरीकरण के जरिए पैक्स के साथ पूरी सहकारिता व्यवस्था को आधुनिक बनाया जा रहा है। इससे विभिन्न राज्यों की स्थानीय भाषाओं में संवाद हो सकेगा, साथ ही ऋण लेने वाले किसानों के लिए सरल सुविधा की शुरुआत होगी। अब आते हैं हम इंटरनेशनल पेज पर, जिसमें नौसेना का एक और सफल ऑपरेशन, समुद्री लुटेरों से छुड़वाए 19 पाकिस्तानी। भारतीय नौसेना के युद्धपोत INS सुमित्रा ने सोमालिया के पूर्वी तटीय क्षेत्र में सोमवार को ईरान के झंडे लगे मछली पकड़ने वाले जहाज ईमान को उसके चालक दल के 17 सदस्यों सहित समुद्री लुटेरों से सुरक्षित छुड़वाने में कुछ ही घंटों बाद इस क्षेत्र में एक और ईरानी ध्वज वाले मछली पकड़ने वाले जहाज को अपहरणकर्ताओं से छुड़वाया। इस जहाज पर सवार चालक दल के सभी जो 19 नागरिक थे वो पाकिस्तानी थे। नौसेना प्रवक्ता ने बताया कि युद्धपोत INS सुमित्रा ने गत 36 घंटे के दौरान कोच्चि से 850 समुद्री मील दूर अरब सागर में 2 सफल कार्रवाइयों में 17 ईरानी व 19 पाकिस्तानी नागरिकों को सुरक्षित बचाया है। नौसेना के स्वदेशी जहाज INS सुमित्रा को सोमालिया के पूर्व व अदन की खाड़ी में समुद्री डकैती को रोकने व समुद्री सुरक्षा अभियानों के लिए तैनात किया गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में दोनों दलों ने झोंक दी है ताकत। देखिए, अमेरिका में इस वर्ष नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच मुकाबला की संभावना बढ़ती जा रही है। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार की दौड़ में ट्रंप काफ़ी आगे चल रहे हैं। आपराधिक मुकदमों से जूझ रहे ट्रंप का आत्मविश्वास कम नहीं हुआ है, वह जोर शोर से चुनावी अभियान में जुटे हुए हैं। और दूसरी ओर डेमोक्रेटिक पार्टी की ओर से बाइडेन ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है और मंगलवार को बाइडेन चुनावी चंदा एकत्र करने फ्लोरिडा में थे और यह रिपब्लिकन पार्टी का गढ़ माना जाता है। मालदीव के विपक्ष का आग्रह, मोदी से माफी मांगे राष्ट्रपति मोइज्जू। भारत का विरोध और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान मालदीव की राजनीति में भूचाल ला चुका है। इसी क्रम में विपक्षी दल मालदीव जमहूरी पार्टी यानी JP ने के नेता काशिम इब्राहिम ने मालदीव राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू को
औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी और भारत की जनता से माफी मांगने को कहा है। द्विपक्षीय संबंधों में सुधार के लिए कूटनीतिक सुलह का रास्ता निकालने की सलाह दी गई है। डिजिटल प्लेटफॉर्म वॉइस ऑफ मालदीव के अनुसार माले में मंगलवार को विपक्षी नेता कासिम इब्राहिम ने कहा कि पड़ोसी देश के बारे में हमें ऐसे बात नहीं करनी चाहिए जो दोनों देशों के रिश्तों को प्रभावित करे। मैं राष्ट्रपति मोइज्जू से औपचारिक रूप से माफ़ी मांगने के लिए कहता हूं और उन्होंने कहा कि हमारा देश हमेशा से ही भारत के प्रति मित्र राष्ट्र की भूमिका में रहा है। पाक के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और कुरैशी को 10-10 वर्ष की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले आम चुनाव से पहले पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। जेल में बंद इमरान खान और उनके सहयोगी पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को गोपनीय राजनयिक दस्तावेज लीक करने के आरोप में 10-10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई है। और 8 फरवरी को जो आम चुनाव होने वाले हैं उसमें, हालांकि पाकिस्तान में चुनाव कभी भी हो, वहाँ जो सत्ता होती है वो सेना के हाथ में ही होती है। दुनिया के बदनाम बाजारों की सूची में भारत के 3 शामिल। ये बाजार ट्रेडमार्क जालसाजी या कॉपीराइट चोरी में शामिल हैं। अमेरिका की इस सूची में 3 ऑनलाइन भारतीय बाजार भी हैं। अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधियों ने मंगलवार को बदनाम बाजारों की सूची जारी की है। इसमें दिल्ली सहित 3 शहरों के जो 3 भारतीय बाजार हैं और 3 ऑनलाइन बाजार शामिल किए हैं। इस सूची में चीन पहले स्थान पर है। अमेरिका की 2023 की बदनाम बाजार सूची में 33 बाजारों और 39 ऑनलाइन बाजारों को चिन्हित किया गया है। इनके बारे में बताया गया है कि ये बड़े पैमाने पर ट्रेडमार्क जालसाजी या फिर कॉपीराइट की चोरी करते हैं। इसमें नई दिल्ली में करोल बाग का टैंक रोड और बेंगलोर में सदर पटरप्पा रोड मार्केट है। इस सूची में शामिल हुए ऑनलाइन भारतीय बाजारों में इंडिया मार्ट, वेगा मूवीज और WHMCH स्टार्टर्स शामिल हैं। चलिए, तो ये आज का यानी 31 जनवरी 2024 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।